हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण मैंक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हाँ फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आप क्लियर कट फॉर्म को समझ जाएंगे कि फॉर्म क्या होती है एंड उसमें उसकी क्या ओनरशिप होती है, क्या उसमें थ्योरी बेस्ड होती है, सारी चीज़ आप क्लियर कर जाएंगे फॉर्म के बारे में। तो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे तक अंत साथ। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस करें लाल बटन को और दबा दें घंटे को, ताकि आप एक भी लेक्चर, एक भी वीडियो, एक भी अपडेट घंटा मिस न करें फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्म क्या होती है। अ फर्म इज एन एंटिटी दैट ड्रॉ वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम द इकोनॉमी एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजायरेबल आउटपुट थ्रू ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल आउटपुट। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि फर्म का यह मतलब है, फर्म बेसिकली एक एंटिटी होती है जो वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ड्रॉप करती है डिफरेंट अमाउंट्स में इकॉनमी के अंतर्गत, और उन्हें कन्वर्ट अप करती है बहुत सारे आउटपुट और डिजायरेबल आउटपुट को देने के लिए एक सूटेबल प्रोसेस के अंतर्गत में। क्लियर है सभी को फर्म का मतलब कि क्या होती है फर्म। आइए अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप के बारे में। Forms of ownership. Ownership is always measured from the point of view of investor, that is entrepreneur. ये कह रही है कि ओनरशिप जो है वो हमेशा एक इन्वेस्टर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, एक फॉर्म में लगाता है, उसके नज़र से देखा जाता है ओनरशिप के बारे में, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है। तो जो पैसा लगाते हैं, बेसिकली जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, जो नए अपनी बिजनेस का शुरुआत करते हैं, उन्हें हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये आप सबको क्लियर होगा। और जिस किसी को भी नहीं पता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करिएगा, आप समझ जाएंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये कहती है कि देयर मे बी ऑर्गेनाइज इन द वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, नेचर एंड मीट फॉर रिसोर्सेज। फॉर्म बहुत तरीके की फॉर्म खुलती है। फॉर्म आप समझ सकते हैं एक एंटिटी होती है, वो बहुत तरीके की और एंटिटी जो है वो खुलती है, ऑर्गेनाइज अप होती है। किन किन फैक्टर पे ये चीज़ डिपेंड अप करती है, आइए देखते हैं। पहली फैक्टर एक आती है साइज पे, ठीक है। दूसरी होती है उसकी नेचर पे, किस नेचर की हमें फॉर्म खोलनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, क्या साइज होनी चाहिए। एंड हाँ फ्रेंड, फॉर्म खोलने के लिए रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी होती है। तो मीट फॉर रिसोर्सेज कहाँ हमारी मौजूद है और कितनी संख्या मौजूद है, उस बेसिस पे फॉर्म हमारी ऑर्गेनाइज अप होती है बहुत सारे फैक्टर में अंतर्गत। आइए हम जानते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 3 ब्रॉड कैटेगरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहली आती है हमारी प्राइवेट सेक्टर, दूसरी आती है हमारी पब्लिक सेक्टर, तीसरी आती है हमारी ज्वाइंट सेक्टर। मैं ये समझता हूँ फ्रेंड कि आप सब ये तीनों सेक्टर से बेसिक वाकिफ़ होंगे कि ये क्या होती है। तो इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड, आइए आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने जाना कि फॉर्म क्या होती है एंड उसकी ओनरशिप कहाँ से डिस्क्राइब होती है, कहाँ से होती है। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि फॉर्म की ऑब्जेक्टिव हमारी क्या होती है। बेसिक यहाँ पे आप 2 ऑब्जेक्टिव अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली ऑब्जेक्टिव कहती है कि इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर ऑल द फंक्शन, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजरियल डिसीजन। क्लियर है सभी को। ये फॉर्म जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड अप करती है, जितने भी फंक्शनल स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई होती है या जो मैनेजरियल डिसीजन हमें लिए हुए होते हैं उसको लेकर के। दूसरी ये कहती है कि इट डिटरमाइन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म। फॉर्म की ऑब्जेक्टिव ये कहती है कि वो बेसिकली फॉर्म का जो प्रोस्पेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे, वो उन्हें डिटरमाइन करती है। होप करता हूँ क्लियर हो सभी को ऑब्जेक्टिव क्या होती है फ्रेंड। आइए अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरीज पे। अब हम जानेंगे कि थ्योरीज ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म, कितनी प्रकार की थ्योरी होती है फॉर्म के ऑब्जेक्टिव में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 थ्योरी के बारे में। तो एक एक कर इन्हें समझते हैं, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी थ्योरी जो है वो है थ्योरी प्रॉफिट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। ये कहती है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ इस थ्योरी के अंतर्गत जो भी बिजनेस, जो भी फॉर्म में एंटिटी जो भी होती है, जनरेट की जाती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट वो बना सकें। ये थ्योरी हमारी आगे कहती है, एक इसका फॉर्मूला है फ्रेंड, जो ये कहती है कि प्रॉफिट टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बनाने में हमारा जो खर्च लगा एंड प्लस में जो उसका कॉस्ट आया, उससे हम जब घटाते हैं तो हमारी वो प्रॉफिट आती है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है सभी को। थर्ड पॉइंट हमारी कहती है कि ट्रेडिशनली एफिशिएंसी ऑफ द फर्म वाज मेजर्ड
इन द टर्म ऑफ योर प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी। फर्म की एफिशिएंसी इस थ्योरी के अंतर्गत उस संदर्भ में हम इसे मेजर कर सकते हैं कि उसकी प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है। पहले भी जब कोई भी फर्म या बिजनेस चलता था तो उसकी एफिशिएंसी इस कदर नापी जाती थी कि वो कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर सकता है। होप करता हूँ क्लियर हो सभी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। अब यहाँ तो हमने जान लिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी होती क्या है। आइए बात करते हैं इसकी लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म, जो भी आप कह लें, वो क्या होती है। पहली क्रिटिसिज्म यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कहती है कि इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न। इसे रिटर्न की टाइमिंग से कोई मतलब नहीं होता है, इसे बस चाहिए कि हमारा जो रिटर्न हो उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्लियर है सभी को पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारी कहती है कि इट इग्नोर्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज कोई भी फर्म जब खुलती है तो वो कोई प्रोजेक्ट लेती है, किसी चीज़ पे वो काम करती है, कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाती है, तो उस केस में इसको सिर्फ मतलब होता है कि हमारे कितने प्रॉफिट आ रही है, हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है हमारे फर्म में, और उसके साथ जो रिस्क आ रही है वो उससे इसको कोई मतलब नहीं होती, वो उस रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलत बात होती है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म में आ जाती है फ्रेंड कि इट इग्नोर्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट हमारी आती है यहाँ पे, जो कहती है कि द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैज ग्रेटर relevance to the perfectly competitive firm than to a monopoly firm। थर्ड पॉइंट हमारी यहाँ कहती है कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो बहुत ज़्यादा ही मिलती जुलती रहती है परफेक्टली और कम्पिटिटिव फर्म के साथ में रैदर देन अ मोनोपोली फर्म। मैं होप करता हूँ कि आप दोनों को समझ सकते हैं कम्पिटिटिव फर्म और मोनोपोली फर्म क्या होती है। अगर आपको इसमें ज़रा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनमें आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी फ्रेंड। हमारी नेक्स्ट पॉइंट कहती है कि टूडेज लार्ज स्केल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, डिफरेंट स्टेक होल्डर सच एज ओनर, मैनेजर, कस्टमर, क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारी लार्ज स्केल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में विद डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर आप समझ सकते हैं, जो कि स्टेक होल्डर जिनमें आते हैं ओनर, मैनेजर, कस्टमर, क्रेडिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सब डायरेक्टली लिंक्ड अप रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। और ऐसे में जब ऑर्गेनाइजेशन का ये सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ये एक लिमिटेशन के रूप में आती है इसकी। होप करता हूँ क्लियर हो सभी को ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारी कहती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म हैज़ ग्रेटर रेलेवेंस टू द शॉर्ट रन, इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव विद दिस ऑब्जेक्टिव। हमारी पांचवी पॉइंट यहाँ कहती है कि फर्म का जो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे देखा, जो थ्योरी है, ये कहती है कि किसी प्रॉफिट से मतलब है। तो ऐसी थ्योरी के साथ, ऐसी ऑब्जेक्टिव के साथ एक जो फर्म है, एक जो बिजनेस एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही छोटे अंतराल तक काम कर सकती है, क्योंकि लंबे अंतराल तक उन्हें और भी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना होता है अगर आप उन्हें लंबा चलना हो तो। बट जैसा कि इसके थ्योरी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इस संदर्भ में ये शॉर्ट रन के लिए कंपनी ठीक है, बट लॉन्ग रन में अगर आपको कोई भी कंपनी चलाना है तो आप इस थ्योरी के साथ नहीं चल सकते। हमारी लास्ट लिमिटेशन आती है फ्रेंड, इट में लीड टू अनफेयर प्रैक्टिसेस। जैसा कि आप इसकी थ्योरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इससे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, तो उसके लिए कभी कभी हम देखते हैं कि इस टाइप की जो फर्म होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी लीड अप हो जाती है, बहुत ही रॉन्ग मिसकंडक्ट या चीज़ों को करने लगती है, जिस कारण की कंपनी की बदनामी हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द केस में कंपनी बंद हो जाती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन आ सकती है फ्रेंड। होप करता हूँ क्लियर हो सभी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। सेकंड थ्योरी है हमारी बॉमल थ्योरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। आइए इस थ्योरी को हम समझते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। मैंने सारी थ्योरी को पॉइंट वाइज करके लिखी हो ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए पॉइंट वाइज इन्हें समझते हैं कि ये क्या कहती है। पहली पॉइंट यहाँ पे ये कहती है कि इन द कम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल। कम्पिटिटिव मार्केट में इस प्रकार की जो फर्म होती है जो इस थ्योरी को फॉलो अप करती है, उनका मेन एम होता है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम सेल करके। ठीक है फ्रेंड। सेकंड पॉइंट हमारी कहती है कि सेल वॉल्यूम डिटरमाइन द मार्केट लीडरशिप इन द कंपटीशन।
अगर हम इस थ्योरी के अंतर्गत में बात करें तो मार्केट का जो लीडर होते हैं, बेसिकली मार्केट में बहुत सारी कंपनी फ्लो अप करते रहती है, बहुत सारी कंपनी डेली खुलती है, बंद होती है, बट जो लीडर कहलाते हैं मार्केट में, वो इस बेसिस पे ये थ्योरी डिटरमाइन करती है कि किसका सेल वॉल्यूम ज़्यादा है मार्केट में। सपोज कंपनी ए का सेल वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है एक मार्केट में, तो वो जो है वहाँ की मार्केट लीडरशिप में आएगी, वहाँ की वो जो लीडर कहलाएगी कंपनी इस थ्योरी के अंतर्गत में। थर्ड पॉइंट हमारी आती है जो कहती है कि इट इज़ रिलेटेड टू मैनेजर्स एंड ओनर गोल। ये थ्योरी के अंतर्गत ये चीज़ जो है सो मैनेजर और ओनर के गोल पे रिलेट करती है, जो वो गोल सेटअप करते हैं इस थ्योरी के अंतर्गत में फॉर्म के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारी आती है जो फ्रेंड कहती है कि मैनेजर सैलरी एंड अदर बेनिफिट आर लिंक्ड विद द सेल वॉल्यूम रेदर देन द प्रॉफिट। मैनेजर की जो सैलरी है, जो भी थ्योरी इस फॉर्म में फॉलोअप की जाती है, उस थ्योरी के अंतर्गत जो मैनेजर की सैलरी है, जो अदर बेनिफिट जो भी सब लिंकअप रहती है, वो लिंकअप रहती है सेल्स की वॉल्यूम पे, ना कि प्रॉफिट पे। अगर हमारा सेल का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, भले ही हमें प्रॉफिट कुछ कम हुआ है, बट वहाँ पे मैनेजर की सैलरी में हमें हाइक देखने को मिलेगी, अदर बेनिफिट कंपनी के और बाकी एम्प्लॉय को मिलेगी, रेदर देन अगर हमारा थोड़ा सा लॉस भी हुआ हो बट हमारा सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वैसे तो सेल वॉल्यूम ज़्यादा होने पे लॉस होने की संभावना कम रहती है, बट फिर भी अगर हुआ भी है तभी भी यहाँ पे मैनेजर की सैलरी में हमें इंसेंटिव देखने को मिल सकती है एंड अदर बेनिफिट लिंक्ड अप रह सकती है। तो ये इसकी फोर्थ पॉइंट होगी फ्रेंड। फिफ्थ पॉइंट यहाँ हमारी कहती है कि मैनेजर अटैच देयर पर्सनल प्रेस्टीज टू द कंपनी रेवेन्यू और सेल। जैसा कि हमने देखा कि मैनेजर की सैलरी डिपेंड अप करती है सेल्स वॉल्यूम में, तो इस केस में यहाँ पे मैनेजर जो है अपनी पर्सनल प्रेस्टीज लगा देते हैं कंपनी की रेवेन्यू में और सेल करने के लिए, ताकि हमारी कंपनी की ज़्यादा मार्केट कैपेसिटी बढ़ सके, हमारी कंपनी का ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया जा सके। हमारी सिक्स पॉइंट यहाँ पे कहती है कि दे अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द फर्म टोटल रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। ये इस प्रकार की जो फर्म होती है जो इस थ्योरी को फॉलोअप करके चलती है, वो उनका मेन मैक्सिमाइजेशन रहता है, वो बेसिकली चाहती है कि फर्म्स की जो भी टोटल रेवेन्यू है उसे हम जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमाइज कर सके, बढ़ा सके, इसके लिए अटेम्प्ट लेती है रेदर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में। इस थ्योरी की ज़्यादा क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक बिजनेस या फर्म के लिए साबित हुई है। तो इसकी एक क्रिटिसिज्म आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनसफिशिएंट एम्पेरिकल एविडेंस। क्लियर है सभी को? चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। थर्ड थ्योरी हमारी यहाँ आती है मैरिस हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट। इसे हम सिंपल में समझ सकते हैं कि ये ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी है। ये थ्योरी बेसिकली 2 सेट्स ऑफ गोल पे डिजाइन अप की है। 2 सेट ऑफ गोल यहाँ पे बेसिक फॉलोअप होते हैं। आइए जानते हैं हम उन्हें एक एक करके कि वो क्या होते हैं। पहली गोल्स हमारी यहाँ पे आती है ओनर्स, जो कहती है कि इट एम एट प्रॉफिट एंड द मार्केट शेयर। क्लियर है सभी को पहला पॉइंट कि ओनर्स का बेसिक एम आप समझ सकते हैं कि मार्केट शेयर ज़्यादा हो एंड प्रॉफिट हमारी मैक्सिमाइजेशन रहे, प्रॉफिट हाई रहे। सेकंड आती है गोल्स ऑफ मैनेजर, जो कि गोल रहती है उनकी कि बेटर सैलरी उन्हें मिले, जॉब में सिक्योरिटी रहे एंड उनका ग्रोथ होता रहे। तो बेसिकली यही 2 गोल्स पे ये थ्योरी बेस्ड अप रहती है। आइए अब हम जानते हैं कि ये दोनों गोल्स को हम अचीव कैसे कर सकते हैं इस थ्योरी के अंतर्गत में एंड किन किन फैक्टर पे डिपेंड अप रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ हमारा आता है कि ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर द फर्म प्रोडक्ट, एंड सेकंड पॉइंट हमारी आती है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल सप्लाई टू द फर्म। जैसा कि हमने जाना कि ये थ्योरी जो है सो 2 गोल पे बेस्ड अप रहती है एंड दोनों गोल को हम तभी एक साथ फुलफ़िल कर सकते हैं जब हमारी फर्म्स की जो प्रोडक्ट है उनका ग्रोथ रेट सही रहे, पीपल इनके लिए ज़्यादा डिमांड करें, एंड सेकेंडली कि जब ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल सप्लाई टू द फर्म ज़्यादा रहे, हाई रहे, तब ये 2 केस में ही ये दोनों जो इसकी गोल्स है उन्हें हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहली इनकी ऑब्जेक्टिव आती है मैनेजरियल ग्रोथ। आपने देख लिया कि मैनेजर जो होते हैं उनके क्या ग्रोथ रहते हैं, मैनेजरियल ग्रोथ से ये बात करती है। दूसरी आती है फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ एम्स एट प्रॉफिट वाला जो चीज़ होता है आप वो समझ सकते हैं कि ये बेसिकली ये 2 ग्रोथ पे ये थ्योरी बेस्ड अप रहती है।
बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इट इग्नोर द रोल ऑफ अदर कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ द फर्म। जैसा कि हमने जाना कि इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव दो ही है, दो ही गोल पे ये बेस्ड अप रहती है। पहला मैनेजेरियल ग्रोथ, दूसरा फाइनेंशियल ग्रोथ। तो ये बाकी सारे अदर ग्रोथ ऑफ द फर्म को वो इग्नोर करके चलती है। तो ये इसकी बेसिक एंड सबसे हाईली क्रिटिसिज्म होती है इस थ्योरी की। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी, जो कि साइमन सेटिस्फाइसिंग थ्योरी भी कही जाती है इसे। आइए इस थ्योरी को हम समझते हैं। नोबेल लॉरेट हेरोल्ड साइमन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू प्रोपाउंड द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म। बेसिकली आप सभी साइमन को जानते होंगे, साइमन नेम आप सभी ने सुन रखा होगा। इनका फुल नेम है नोबेल लॉरेट हेरोल्ड साइमन। ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जो कि बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म को दिए थे। इनके अनुसार जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होती है एक फर्म की, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होके बल्कि सेटिस्फाइजेशन और सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट होती है। ये कहती है कि प्रॉफिट हम ज़्यादा बढ़ाएं उससे मतलब नहीं होता है, जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है उसमें हमें सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, बेसिक यहाँ ये प्रिंसिपल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस थ्योरी के अंतर्गत, ये कहती है ये। साइमन की वर्ड में अगर हम बात करें तो इन द साइमन वर्ड वी मस्ट एक्सपेक्ट द फर्म गोल नॉट टू बी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बट अटेनिंग अ सर्टेन लेवल और रेट ऑफ प्रॉफिट, होल्डिंग अ सर्टेन शेयर ऑफ मार्केट और अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल। साइमन की वर्ड में ये कहती है थ्योरी कि फर्म का बेसिक गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो के एक सर्टेन लेवल और एक सर्टेन रेट ऑफ प्रॉफिट गेन करना होता है। होल्डिंग द शेयर ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ मार्केट, मार्केट का एक सर्टेन लेवल ऑफ शेयर को गेन करना होता है, अपने पास रखना होता है, और एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल को मेंटेन करना होता है। साइमन के वर्ड में अगर हम इस थ्योरी को कहें तो ये बिहेवियरल थ्योरी साइमन की ये कहती है। अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी अ फर्म कैन नॉट नो वेदर प्रॉफिट आर बीइंग मैक्सिमाइज्ड और नॉट। In analyzing the behavior of the firm, Simon compared the organizational behavior with the individual behavior. ये कहती है कि इन सब कंडीशन ऑफ अनसर्टनिटी में ये कहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि जो फर्म की प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं हो रही है। एंड हाँ, ये बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म को जब साइमन एनालाइज करे थे तो साइमन कंपेयर अब किए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो एक इंडिविजुअल बिहेवियर से मिलती है। साइमन की ये थ्योरी थी बिहेवियरल में। अकॉर्डिंग टू द साइमन द फर्म में फेस द थ्री अल्टरनेटिव सिचुएशन रिलेटेड टू इट एस्पिरेशन लेवल। एस्पिरेशन लेवल आप समझ सकते हैं कि जब साइमन ने कंपेयर किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से, तो किसी भी चीज़ का एक एस्पिरेशन लेवल होता है किसी भी काम को करने का। तो उस केस में इन्होंने कहा कि फर्म जो है वो तीन परेशानियों को फेस कर सकते हैं एस्पिरेशन लेवल के साथ अगर हम इन्हें रिलेट करें तब। पहली परेशानी के बारे में इन्होंने कहा कि द एक्चुअल अचीवमेंट इज़ लेस देन इट एस्पिरेशन लेवल। जो हमारी एक्चुअल अचीवमेंट हमारी आई है एक फर्म में एक प्रोडक्शन के बाद, वो कम हो सकती है हमारी जो एस्पिरेशन लेवल थी, जो हमारी सोचने की क्षमता थी। दूसरी इन्होंने कही है कि वो ग्रेटर हो सकती है। तीसरी इन्होंने कही है कि वो इक्वल हो सकती है। तो साइमन के अनुसार ये तीन अल्टरनेटिव सिचुएशन साइमन ने बताए हैं जब एक फर्म को प्रॉब्लम फेस अप करनी पड़ सकती है एस्पिरेशन लेवल के अंतर्गत में। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म के बारे में। पहली लिमिटेशन यहाँ पे कहती है कि द मेन एस्पेक्ट ऑफ द वीकनेस ऑफ सेटिस्फाइसिंग थ्योरी इज दैट इट हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टारगेट लेवल ऑफ प्रॉफिट विच ए फर्म एस्पायर टू रीच। सही बात है कि जो पहली और सबसे बेसिक और सबसे मेन जो वीकनेस है सेटिस्फाइसिंग थ्योरी की, कि यहाँ पे साइमन ने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि जो प्रॉफिट का लेवल होगा, जो एक टारगेट होगा प्रॉफिट का लेवल का, वो कितना होगा सेटिस्फाइस ये एक फर्म को एस्पायर करने के लिए, रीच करने के लिए। इन्होंने कह तो दिया कि एक सेटिस्फाइसरी प्रॉफिट होनी चाहिए ना कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो एक सेटिस्फाइजिंग प्रॉफिट जो होनी चाहिए उसकी टारगेट साइमन ने नहीं बताई है एक फर्म के लिए। तो ये हमारी पहली लिमिटेशन आ जाती है। सेकेंड लिमिटेशन हमारी यहाँ कहती है कि बाउमिल एंड काउंट डू नॉट एग्री विथ साइमन नोशन ऑफ सेटिस्फाइसिंग। जैसा कि हमने जाना है इन दोनों ने भी अपनी अपनी थ्योरी दी हुई है। तो इनका कहना है कि ये एग्री नहीं करते हैं साइमन की नोशन थ्योरी ऑफ सेटिस्फाइसिंग से। इनके अनुसार इट इज़ कंस्टेंटेड दैट
मैक्सिमाइजेशन विथ ओनली कंस्ट्रेंट एंड नो मैक्सिमाइजेशन। उनके अनुसार अगर कहें तो ये सेटिस्फाइसिंग थ्योरी जो है वो एक कंस्ट्रेंटेड मैक्सिमाइजेशन है विथ ओनली कंस्ट्रेंट एंड नो मैक्सिमाइजेशन। ये सिर्फ कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर रही है, मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं। बट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारी थ्योरी जो है वो कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन के बारे में है। तो ये सेकंड लिमिटेशन आ जाती है फ्रेंड। थर्ड लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो कहती है कि साइमन डू नॉट क्लैरिफाई ए सेटिस्फाइसिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ए सर्टेन लेवल ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट। साइमन ने ये भी क्लैरिफाई नहीं किया था, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को भी साइमन ने क्लैरिफाई नहीं किया था एक सर्टेन लेवल ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करें तो। साइमन ने यहाँ कह तो दिया कि एक हमें सेटिस्फैक्ट्री मिल जाती है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं अगर हमें प्रॉफिट मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट मिलता है। बट साइमन ने ना तो सेटिस्फाइसिंग का लेवल डिसाइड अप किया, ना ही रेट ऑफ प्रॉफिट डिसाइड किया, ना ही उसका लेवल डिसाइड किया। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म आप इसे कह सकते हैं बिहेवियरल थ्योरी के बारे में। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।